Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another session of Word Power. ठीक है, वर्ड पावर में हमने काफ़ी वर्ड पावर का सीरीज़ हमने पहले भी किया है. अगर नहीं पता है आपको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो. इमेंस वर्ड पावर वी हैव डन. वर्ड पावर इन द सेंस वी हैव डन वोकैब में हमने रूट वर्ड्स भी काफ़ी किए हैं. ठीक है, निमोनिक्स भी किया है. साथ में आपने देखा होगा वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग्स. तो मल्टीपल मीनिंग्स के सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज फिर से हमारा वर्ड्स है. आप देखोगे जब आप क्लोस्टर्स बनाओगे ये आपको बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ ये कैसे कैसे आ रहा है. क्लोस्टर्स बनाओगे, फिल ऑफ द ब्लैंक्स बनाओगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब जगह आपको ये हेल्प करने वाला है. तो अभी मैं बच्चों के साथ जब क्लोस्टर्स डिस्कस कर रही हूँ ना, तो मुझे बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट कर रही हूँ तो मुझे ये एक वीकर साइड दिख रहा है बच्चों का. ओके, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा वर्क कर रही हूँ. वीकर साइड इन द सेंस कि स्टूडेंट्स ने एक वर्ड का एक ही मीनिंग रटा हुआ है और फिर उन्हें दिक्कत हो रही है वर्ड को चूज़ करने में कि किस ब्लैंक में कैसा वर्ड चूज़ करना है. ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स. कॉन्टेक्स्ट क्या है उस अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है. अब आ जाओ, रेजॉर्ट एक ऐसा वर्ड है जो नाउन का भी काम कर सकता है और जो हमारे सेंटेंस में वर्ब का भी काम कर सकता है. ओके, सेंटेंस देख के आपको डिसाइड करना है कि कहाँ नाउन है और कहाँ वर्ब है. और आप स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हो. एक रिजॉर्ट का मतलब होता है, एक तो रिजॉर्ट है आपका होटल जहाँ पे लोग जाते हैं टाइम स्पेंड करने. ओके, छुट्टी मनाने जाते हैं, दे गो फॉर हॉलीडेज टू रिजॉर्ट. एक तो रिजॉर्ट होटल के सेंस में है और होटल वाला रिजॉर्ट क्या है, नाउन है. ओके, जैसे मैंने लिखा द रिजॉर्ट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. जो हमारा रिजॉर्ट था बहुत सुंदर था, या जो रिजॉर्ट था वो ब्यूटीफुल प्लेस पे लोकेटेड था, सिचुएटेड था. ओके, यहाँ तो रिजॉर्ट होटल वाले सेंस में चला गया. और एक रिजॉर्ट जो जनरली हमारे, ये होटल वाला तो कम ही पूछेंगे एग्जाम्स में, बट एक रिजॉर्ट होता है जो वर्ब का काम करता है. ठीक है, और याद रखना है कि जब रिजॉर्ट वर्ब का काम करने लगे तो वो हमेशा अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, टू. रेजॉर्ट टू का मतलब क्या होता है कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसा अनप्लेजेंट काम अपनी इच्छा के विरुद्ध कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, बट फिर भी आप कर रहे हो क्योंकि आपके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है. ठीक है, कोई दूसरा चॉइस नहीं है. ऐसे रेजॉर्ट का मतलब होता है ना सहारा लेना. लेकिन याद रखना है कि सहारा लेना मतलब अंतिम सहारा लेना, कोई ऐसी चीज़ का जहाँ आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, यू डोंट हैव एनी चॉइस, और फाइनली आपको वो चीज़ आपको करने में अच्छा नहीं लग रहा है, अनप्लेजेंट है, बट फिर भी आपको करना पड़ रहा है. जैसे अभी मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे हमारे बॉर्डर पे, ठीक है, जो पत्थरबाज है वो पत्थर वगैरह स्टोन पेल्टिंग का काम कर रहे हैं और आर्मी उन्हें पहले तो कन्विंस, कभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा, हमारा आर्मी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा वो ना करे. ठीक है, आर्मी नहीं चाहती है कि कुछ अनुचित कदम उठाने के लिए, बट आर्मी पहले तो उन्हें कन्विंस कर रहा है, बट फिर आर्मी ने ये भी बोला है कि अगर बात नहीं मानते हैं वो तो आर्मी फायरिंग भी शुरू कर देंगे. तो पहले तो आर्मी ने उन्हें कन्विंस किया, बट आर्मी के पास कोई सहारा नहीं बचा है. तो आर्मी का अंतिम विकल्प है कि वो फायरिंग शुरू करेंगे, बिकॉज द आर्मी ये नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू डू दिस, बट स्टिल दे डोंट हैव एनी चॉइस. तो आप इसको सेंटेंस में ऐसा लिख सकते हैं, एट फर्स्ट द आर्मी कन्विंस्ड द पीपल, स्टोन पेल्टर्स जो है पीपल, बट लेटर resorted to violence. Later resorted to force. आर्मी वायलेंस तो नहीं करेंगे, फोर्स. ठीक है, इसका सेंटेंस क्या है कि पहले तो आर्मी ने कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन देखा कि लोग नहीं मान रहे हैं, तो फिर आर्मी ने फोर्स का यूज़ किया, बल का यूज़ किया. ओके, वो पत्थरबाज को हटाने के लिए. जैसे आप देखोगे, जैसे हमारा कंपनी लॉस में जा रहा है. ठीक है, कंपनी लॉस में जा रहा है और जो हमारे बॉस है उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, वो एम्प्लॉयज़ को नहीं हटाना चाहते. रिजॉर्ट, हाँ, वो एम्प्लॉयज़ को नहीं हटाना चाहते हैं, बट उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है. ना चाहते हुए भी उन्हें एम्प्लॉयज़ को हटाना पड़ रहा है अपने कंपनी को लॉस से बचाने के लिए. ठीक है, तो फाइनली द बॉस रिजॉर्टेड टू द कर्टेलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़. तो रिजॉर्ट का एक मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना, अंतिम सहारा लेना, बिकॉज यू डोंट हैव चॉइस, आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है और आप उस चीज़ का सहारा ले रहे हो. ठीक है, अब आ जाओ डियर. डियर, एक तो डियर का, एक डियर मतलब लवेबल,
ओके जैसे बोल सकते हो ना, ही इज माई डियर फ्रेंड। ओके, ही इज़ माई डियर फ्रेंड। वो डियर फ्रेंड मतलब बहुत प्यारा, बहुत लवेबल फ्रेंड है। तो एक जैसे आप लेटर राइटिंग करते हो ना, डियर ब्रदर, उस सेंस में भी आप लिखते हो। तो एक डियर का मतलब तो यहाँ पे लवेबल के सेंस में हो गया, ठीक है। लवेबल का स्पेलिंग सही कर दो। एक डियर का मतलब है प्यारा, लवेबल, ही इज़ माई डियर फ्रेंड। और ये जो डियर है ये हमेशा काम किसका करेगा? एडजेक्टिव का, विशेषण का काम करेगा। ओके, बट रेजॉर्ट जो है ये संज्ञा भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है। होटल के सेंस में हो तो ये संज्ञा के सेंस में है। अगर अंतिम विकल्प किसी का सहारा लेना तो ये तो रेजॉर्ट टू वर्ब के सेंस में। और याद रखना ये इस पे बेस प्रेपोजिशन का एरर भी आता है, ठीक है। रेजॉर्ट ऑलवेज टेक्स द प्रेपोजिशन टू। नेक्स्ट आ जाओ, डियर। डियर हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। ओके, डियर का दो मतलब होता है एंड दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तो डियर का मतलब होता है लवेबल, प्यारा, ठीक है। और एक डियर का मतलब होता है एक्सपेंसिव, महंगा। ओके, एक डियर महंगा के सेंस में भी जा सकता है। ही इज़ माई डियर फ्रेंड तो ऐसा नहीं बोलोगे ना, वो मेरा महंगा फ्रेंड है, वो तो मेरा प्यारा फ्रेंड है। और फिर हमारा है ही सोल्ड द कार एट अ डियर प्राइस, ठीक है। उसने कार को डियर प्राइस में बेचा। तो यहाँ डियर किस सेंस में चला गया? यहाँ डियर महंगा के सेंस, बहुत एक्सपेंसिव में बेचा, महंगा बेचा कार। ओके, तो डियर हैज टू मीनिंग्स। एक तो हमारा महंगा के सेंस में है और दूसरा हमारा प्यारा, लवेबल के सेंस में। ओके, चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, दैट इज इंटीमेट। वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच समझ जाओगे ना तो आपका 30% एग्जाम आपके हाथ में है। आराम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे मैंने डियर तो एडजेक्टिव बता दिया, रेजॉर्ट नाउन वर्ब दोनों बताया। अब आ जाओ इंटीमेट। इंटीमेट भी दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ हो सकता है। एक तो हम इंटीमेट को यूज़ कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव, और एक इंटीमेट वर्ब भी होता है, क्रिया के रूप में भी, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में इसका मीनिंग अलग है और वर्ब के रूप में इसका मीनिंग अलग है। एक इंटीमेट एडजेक्टिव का मतलब है क्लोज। ओके, बोथ ऑफ देम आर इंटीमेट फ्रेंड्स, घनिष्ठ। एक घनिष्ठ के सेंस में जाएगा। स्पेलिंग थोड़ा हिंदी का रॉन्ग हो जाए, टीचर को माफ़ कर देना है। ओके, वो तो मैंने आपकी डिमांड पे हिंदी लिखना शुरू कर दिया है। थोड़ी सी हिंदी इधर उधर हो जाए बट आप इग्नोर कर देना। इंग्लिश इग्नोर नहीं करना है, बट हिंदी इधर उधर इग्नोर हो जाए, गड़बड़ हो जाए, यू हैव टू इग्नोर। एक इंटीमेट का मतलब होता है विशेषण, एडजेक्टिव, क्लोज, घनिष्ठ के सेंस में। मैंने लिखा बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम आर इंटीमेट फ्रेंड्स। ओके, दोनों इंटीमेट फ्रेंड्स है। दोनों इंटीमेट फ्रेंड्स है मतलब दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र है, क्लोज। दोनों के बीच में बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है। ओके, वेरी क्लोज, बहुत घनिष्ठ। और एक इंटीमेट वर्ब भी होता है, ठीक है। एक किसी को इंटीमेट करना एज अ वर्ब, इसका मतलब है किसी को सूचित करना। ओके, एक इंटीमेट करना मतलब किसी को सूचित करना। जैसे टीचर ने बोला प्लीज इंटीमेट टू मी रिगार्डिंग योर प्रेजेंस, ठीक है। प्लीज़ इंटीमेट टू मी, प्लीज़ मुझे इंटीमेट करना कि आप उपस्थित रहोगे या नहीं रहोगे। आपकी उपस्थिति के बारे में, आपकी उपस्थिति के संदर्भ में मुझे सूचित करना। तो एक इंटीमेट का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, सूचित करना। ओके, अब देखो यहाँ पे जो इंटीमेट है, मुझे इंटीमेट करना, मुझे सूचित करना, यहाँ तो इंटीमेट हमारा वर्ब हो गया, बट यहाँ इंटीमेट किस सेंस में जा रहा था? वेरी क्लोज, घनिष्ठ। और घनिष्ठ के सेंस में एडजेक्टिव है, वर्ब के सेंस में है सूचित करना। और एक चीज़ आप और याद कर सकते हो, जैसे इंटीमेट और इन्फॉर्म, दोनों का मतलब तो सेम होता है। जब आपके क्लोज टेस्ट में, ओके, फिल अप द ब्लैंक्स में जब दो ऑप्शंस एक जैसा आ गया और दोनों का मीनिंग सेम हो, तो आपके पास एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बचता है, बहुत अच्छा हथियार है ऑप्शन छांटने का, दैट इज़ प्रेपोजिशन।
ओके प्रेपोजिशन का सीरीज मैंने बहुत डाला है और आई नो एज अ टीचर कि प्रेपोजिशन आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा ऑप्शन एलिमिनेशन में, ऑप्शन छांटने में। सपोज आपके एग्जाम में कोई फिल अप द ब्लैंक्स आ गया या कोई क्लोज टेस्ट है जहाँ वहाँ पे इंटीमेट भी है और इन्फॉर्म भी है, और इंटीमेट का एक मतलब तो सूचित करना होता है और इन्फॉर्म करना भी सूचित करना होता है। ओके लेकिन इंटीमेट के साथ टू आता है, प्लीज़ इंटीमेट टू मी, मुझे सूचित करना, बट इन्फॉर्म के साथ टू नहीं आता है। सिंपली क्या होगा, प्लीज़ इन्फॉर्म मी, ठीक है, इन्फॉर्म के साथ नो प्रेपोजिशन, बट इंटीमेट के साथ टू आएगा। ओके चलो अभी हम और भी वर्ड्स पे चलते हैं। होपफुली आपको वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच पे खास ध्यान देना है, मीनिंग दो है, दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वर्ड। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। वी हैव द वर्ड फ्री। स्पेल नोवेल, एंटरप्राइज। ओके 4 वर्ड्स और कवर करते हैं हम। फ्री, फ्री वर्ड सुनते साथ आपके मन में आएगा फ्री का मतलब क्या है, फ्री में बिना पैसों के। ओके फ्री रिचार्ज, बिना पैसों के रिचार्ज हो रहा है आपका। फ्री एजुकेशन, बिना फीस का आपको वो एजुकेशन मिल रहा है। तो फ्री एक तो वो मतलब हो गया, और फ्री जो है हमारा एडजेक्टिव है। ओके फ्री हमारा एडजेक्टिव है और फ्री को हम दोनों सेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। फ्री कैन बी यूज्ड इन बोथ द कॉन्टेक्स्ट। है तो ये एडजेक्टिव है। एक फ्री का मतलब होता है विदाउट, फ्री का मतलब है विदाउट एनी कॉस्ट। ओके कोई कॉस्ट नहीं। और एक फ्री का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड जा रहा है या इंडिपेंडेंट। ओके आज़ाद के सेंस में भी जाता है, अनरिस्ट्रिक्टेड। एक फ्री का मतलब होता है बिना रुके, बिना बाधा के, और एक फ्री का मतलब होता है बिना पैसों के। जैसे मैंने लिख दिया फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन टू ऑल माई स्टूडेंट्स, फ्री एजुकेशन टू ऑल माई स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब। यहाँ फ्री किस सेंस, ये एजुकेशन क्या है, नाउन। कैसा एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। और यहाँ फ्री का मतलब क्या हुआ, यहाँ फ्री किस सेंस में जा रहा है, विदाउट एनी कॉस्ट। ओके विदाउट एनी फी। अब आ जाओ, एक फ्री का मतलब होता है बिना बाधा के, ठीक है। जैसे मैंने लिखा द कंट्री परमिट्स फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड। यहाँ ट्रेड क्या है, ट्रेड हमारा बिजनेस है, बिजनेस नाउन है। कैसा ट्रेड, फ्री। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। फ्री को हम जब भी करेंगे ना एज एन एडजेक्टिव ही यूज होगा, बट मीनिंग अलग अलग है। जैसे कंट्री फ्री ट्रेड परमिट कर रहा है, तो फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं सोचना बिना पैसों के ट्रेड। ट्रेड जो होता है वो बिना पैसों का तो होगा नहीं। यहाँ फ्री ट्रेड का मतलब है बिना बाधा के ट्रेड, अनरिस्ट्रिक्टेड। ओके अनरिस्ट्रिक्टेड बना मतलब बिना रुकावट के, बिना रिस्ट्रिक्शंस के। ओके और एक हम कर सकते हैं फ्री, हमारा इंडिया इज़ फ्री, ठीक है। इंडिया फ्री कंट्री है, यहाँ फ्री है। यू आर फ्री टू डू, आप फ्री हो किसी भी करने के लिए, इंडिपेंडेंट के सेंस में भी जा सकते। अब आ जाओ स्पेल। स्पेल का भी, स्पेल को हम 3 मीनिंग में डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पिछले साल, नॉट पिछले साल, ठीक है, पिछले साल 2018 में जो हमारा SBI का पेपर आया था उसमें स्पेल वर्ड आया था। और वो चालाकी से क्या करते हैं ना, जैसे बैंकिंग में आप देखोगे कि उस वर्ड का मीनिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको डिसाइड करना है। समटाइम्स वो क्या करते हैं ना, वर्ड का तीनों मीनिंग ऑप्शन में डाल देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मीनिंग तो तीनों का सेम है, बट आपको देखना है ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो सेंटेंस है। अगर ये पैसेज के अकॉर्डिंग आता है तो आपको देखना है कि पैसेज में इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ठीक है। एक स्पेल का मतलब होता है प्रोनाउंस करना, किसी चीज़ का स्पेलिंग वगैरह, उच्चारण करना। जैसे स्पेलिंग इसका स्पेल करो, इस वर्ड को स्पेल करो, मतलब इस वर्ड को प्रोनाउंस करो। और एक स्पेल का मतलब होता है पीरियड, टाइम पीरियड, ड्यूरेशन, अंतराल, जिसको हम बोलते हैं टेन्योर। उच्चारण। स्पेल वर्ड का भी 3 मीनिंग्स है। स्पेल हैज प्रोनाउंस, उच्चारण करना। एक स्पेल का मतलब है पीरियड, ड्यूरेशन, टेन्योर। टेन्योर का मतलब यहाँ अंतराल के सेंस में जा रहा है, ठीक है, टाइम पीरियड। ओके एक तो ये हो गया। और एक स्पेल का मतलब होता है
मैजिक, जादू टोना जिसे बोलते हैं, जादू टोना के सेंस। ओके, तो देखो स्पेल हैज़ 3 मीनिंग्स एंड बोथ द एंड ऑल द 3 मीनिंग्स ये एक दूसरे से काफ़ी अलग है। जैसे मैंने बोला किसी वर्ड को स्पेल करो, वर्ड को स्पेल करो मतलब उसका उच्चारण करो। अभी मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। और एक स्पेल का मतलब है टेन्योर, अंतराल, और एक स्पेल का मतलब है मैजिक। और स्पेल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। एक तो हमारा स्पेल वर्ड वर्ब भी हो सकता है और साथ में नाउन भी हो सकता है। ओके, दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। चलो मैं अभी सेंटेंस बना रही हूँ, नॉवल को बाद में लिखती हूँ। मैंने लिखा स्पेल द वर्ड, वर्ड को स्पेल करो मतलब वर्ड का उच्चारण करो। यहाँ स्पेल किस सेंस में चला गया, वर्ब के सेंस में चला गया। द ग्रोथ, चाहे आप कर सकते हो विद इन अ स्पेल ऑफ 2 months he will complete the work। ये सेंटेंस देखो, यहाँ पे स्पेल का मतलब क्या निकल रहा है, विद इन अ स्पेल ऑफ 2 years, मतलब 2 साल के अंतराल में वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। जैसे क्रिकेट में भी आप सुना होगा, पहला स्पेल में इंडिया ने इतना रन्स बनाया, दूसरा स्पेल में इतना बनाया। तो स्पेल का एक मतलब है, यहाँ स्पेल में अ लगा है। ओके, किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल लगा है ना, तो वो वर्ड क्या है, नाउन है। तो यहाँ स्पेल किस सेंस में है, यहाँ स्पेल को मैंने अंतराल, टाइम पीरियड के सेंस में, टेन्योर के सेंस में लिखा है, एज अ नाउन लिखा है, जिसका मतलब है अंतराल। और एक स्पेल वर्ब भी होता है, यहाँ भी वर्ब है। जैसे ही कास्टेड, कास्टेड, हाँ कास्टेड मैंने जानबूझकर इसलिए बोला इस वर्ड को हाईलाइट करने के लिए। कास्टेड कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। कास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कास्ट, 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 एज अ वर्ब यूज़ किया। तो यहाँ पे आप जनरली बच्चे कास्टेड जैसे बोलते हैं ना, ही कास्टेड द वोट्स, कास्टेड कोई वर्ड नहीं होता है, कास्ट। ही कास्ट अ मैजिकल स्पेल ऑन हर, ठीक है, उसने उस पर मैजिकल स्पेल डाला। मैजिकल स्पेल का मतलब क्या है, यहाँ स्पेल किस सेंस में चला गया, जादू टोना के सेंस में, जिसे हम बोलते हैं चार्म्स, चार्म्स भी बोलते हैं, मैजिकल चार्म्स। ओके, तो एक जादू टोना के सेंस में भी आ गया है, ठीक है। मैजिक बोल सकते हो, यहाँ चार्म्स भी बोल सकते हो। तो स्पेल हैज़ 3 मीनिंग्स। वन गोज इन सेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस करना, एक हमारा जाता है ड्यूरेशन के सेंस में, एक जाता है मैजिक के सेंस में। और तीनों सेंटेंस में मैंने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दिया। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, नॉवल। कंफ्यूज नहीं होना, नॉवल वर्ड में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है नोबेल, ये है नोबल और ये है नॉवल। अभी हम नॉवल कर रहे हैं, ठीक है। ये है, इसको नोबल पढ़ोगे। ओके, द किंग एंड ऑल, नोबल किंग, ये नोबल का मतलब है शाही। ओके, और ये जो हमारा नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ मिलता है ना जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे पड़ा है, इसीलिए इसे नोबेल प्राइज़ बोलते हैं। और अब अभी हम कर रहे हैं नॉवल। नॉवल हैज़ 2 मीनिंग्स। एक नॉवल का मतलब है आपका उपन्यास, स्टोरी बुक, ठीक है। अब उपन्यास लिख लेना सब, पता नहीं हिंदी गलत हो जाएगी। ओके, एक उपन्यास है, स्टोरी बुक है, एक नॉवल के सेंस में। और यहाँ जो स्टोरी बुक के सेंस में है वो नाउन है, लिख देती हूँ। चलो, उपन्यास, हिंदी अगर गलत होगी तो माफ़ कर देना है। उपन्यास एक स्टोरी बुक के सेंस में है। और एक हमारा है, एक नॉवल का मतलब होता है न्यू। ओके, जैसे मैंने बोला कम अप विथ सम नोवेल आइडियाज़, कुछ नोवेल आइडियाज़ के साथ आओ। एक नोवेल आइडियाज़ का मतलब है कुछ नयापन, आपका कुछ नया आइडियाज़। यहाँ नोवेल का मतलब क्या है, यहाँ नोवेल गोज इन सेंस ऑफ न्यू, समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव। ओके, तो यहाँ नोवेल वर्ड न्यू के सेंस में यूज़ किया, यहाँ नोवेल उपन्यास के सेंस में हो गया। और नोवेल वर्ड से ही आपने एक और वर्ड सुना होगा, नोवेल्टी। नोवेल्टी का मतलब होता है उसी सेंस में, ठीक है। नोवेल्टी नाउन है, नोवेल्टी का मतलब होता है न्यूनेस, चीज़ में कुछ नयापन। ये नया है, ये नयापन है, नया एडजेक्टिव है, विशेषण है, नयापन नाउन है। अदरवाइज द मीनिंग इज सेम, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट वर्ड पे, एंटरप्राइज। अगेन एंटरप्राइज का भी आपका 2 मीनिंग है। एक आपका एंटरप्राइज है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं। और एक एंटरप्राइज का मतलब होता है ना, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला जो एंटरप्राइज है ये नाउन है, और एक एंटरप्राइज हमारा और भी एक नाउन के सेंस में भी यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है एंटरप्राइज पर्सन कौन होते हैं, जो थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, कुछ इनोवेटिव होते हैं। ओके, चीज़ों को आराम से, आसानी से, कुछ नएपन के साथ, समथिंग, जैसे आप इसको बोल सकते हैं वेरी फुल ऑफ एडवेंचर, एडवेंचरस एंटरप्राइज, एडवेंचर के सेंस में भी जा सकता है। ओके, ही इज़ अ पर्सन ऑफ एडवेंचर। एडवेंचरस पर्सन कौन होता है, जो ऑलवेज कुछ क्रिएटिव, कुछ नया, कुछ रिस्की काम करते हैं। लिखा मैंने, आई वॉन्ट पर्सन ऑफ ग्रेट एंटरप्राइज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ मैंने एंटरप्राइज को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई बिजनेस हाउस के सेंस में लिखा। और एक एंटरप्राइज का मतलब ऐसे लोग जो बहुत एडवेंचरस होते हैं, जो बहुत इनोवेटिव होते हैं, जो बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो मैंने लिखा आई वॉन्ट पर्सन ऑफ ग्रेट एंटरप्राइज, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ग्रेट एंटरप्राइज का हो। यहाँ भी एंटरप्राइज नाउन है, ग्रेट एंटरप्राइज मतलब जिसमें कुछ क्रिएटिव करने की क्षमता हो, ठीक है, अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो चलो, फ्री का 2 मीनिंग्स, नोवेल का भी आपका, नोवेल का 3 मीनिंग्स, एंटरप्राइज ऑल्सो हैज़ 2 मीनिंग्स। तो होपफुली आपको वीडियोज़ समझ में आ रहा होगा, वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स। आगे भी इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको वीडियोज़ रियली में पसंद आ रहे हैं तो डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहे हैं, ठीक है, और आगे भी मिलता रहेगा। ओके, चलो, मीट यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।